स्क्रीन विजिबल हो रहा है? यस सर। यस सर। छोटा सा दिख रहा है तो भावना फिर पिन करो, मेरे इसमें पिन करो, फिर बड़ा दिखेगा। सर देख मेरा रहे नाम हैं। जहां पे दिख हो गया ना? दिख रहा है ठीक ठाक? यस सर। जब नहीं दिखेगा कि आवाज नहीं आएगा तो बोलना। मेरा तो नेटवर्क इशू नहीं है यहाँ पे, आप लोग का हो सकता है, मैं होगा तो बोलना है। यस सर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दिस वन, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, देन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितने दूर जाता है देखते हैं, बाकी एक एक करके बात करेंगे, है ना। बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इजी है। बाकी देखो क्या है, आवाज आ रहा है मेरा ठीक ठाक? यस सर। चलो देखो, आज हम बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कैमरा भी हिल रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा देखो, ये चीज आज बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है ना। आपके पास बुक है संदीप गर्ग का? भावना, यस सर। तो भव्या तुम्हारे पास है? नो सर। अच्छा देखो, एक बुक होगा तो ट्राई करो लेने के लिए, हैं? तो पॉजिटिव एंड यस सर, नॉर्मेटिव नेक्स्ट वीक इकोनॉमिक्स तक क्या आ है? जाएगा। ठीक है ठीक है, देखो अभी दोनों के पास है, एक चला लो काम, फिर देखोगे नेक्स्ट क्लास में। देखो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है ना। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, ये चीज पढ़ेंगे। देखो ये चीज पढ़ेंगे, डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो इसमें थोड़ा जानना पड़ता है ना। तो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, देखो इसका जो डेफिनेशन है या फिर जो आपका आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ऐसे एग्जाम में आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है, देखो पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट होता क्या है, फिर हम जाएंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के डिफरेंशिएट में। पहला बात है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल है, देखो सपोज आप दोनों ने गुपचुप खाने के लिए मार्केट गए। आप दोनों जाते हैं मार्केट खाने के लिए, मार्केट गुपचुप खाने के लिए जाते हैं, और जब मार्केट से लौटते हैं, फिर मैं पूछता हूँ आपको, पहले मैं अनुष्का को पूछता हूँ कि अनुष्का आप कितने गुपचुप खाए? तो वो बोलते हैं सर मैं ना 5 गुपचुप खाया, 5 गुपचुप खाया, है ना। देखो वो क्या बोले, सर मैं 5 गुपचुप खाया। तो मुझे क्या बोले कि 5 गुपचुप वो खाए, एग्जैक्ट बता दिए। फिर भव्या को मैं पूछा कि आप कितना खाए? तो वो बोलते हैं सर मैं ढेर सारा खाया, मैं ढेर सारा खाया, और नहीं मैं कम खाया, ऐसा बोल सकते हैं, मैं कम खाया, और सर ना थोड़ा आलू अच्छा होना चाहिए था, और इसमें जो पानी था, पानी भी थोड़ा ठीक नहीं लगा, और वो जो जो बना रहा था वो भी थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा था। तो ऐसे ऐसे बोले, थोड़ा ठीक होता तो अच्छा लगता, लोग ज्यादा आते हैं, ऐसे ऐसे वो बोलने लगे, है ना। तो इन दोनों में से कौन पॉजिटिव है और कौन नॉर्मेटिव है, ये दोनों को समझ जाओ तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, है ना। देखो क्या है, पहले मैं जब अनुष्का को पूछा तो अनुष्का मुझे बोले कि सर मैं 5 गुपचुप खा के आया हूं, यानी वो एग्जैक्ट डाटा दे दिए, एग्जैक्ट डाटा। डाटा यानी नंबर्स, डाटा यानी फैक्ट। डाटा क्यों बोलते हैं, डाटा क्यों बोलते हैं? आपको मैं पूछूं आपके घर कितना पैसा है, आप बोलेंगे सर मैं, आपके पास कितना पैसा है, आप बोलेंगे सर मैं कल गिन के रखा था, मेरे पास 10,000 है। दैट मीन्स दैट 10,000 इज डाटा। आप ना वो फैक्ट बताए, ट्रूथ बताए, यानी मेरे पास है इतना ही, मेरे पास प्रूफ भी है, क्यों मैं 10,000 गिन के रखा था, मेरे पास डाटा भी है, नंबर लिख के रखा हूं, है ना। तो जैसे गुपचुप के बारे में बोले, यानी गुपचुप 5 गुपचुप खाए हैं, उसका नंबर पे रखे हैं, मतलब देखो मैं गिन के रखा था 5 नंबर। जब भव्या को पूछे, भव्या बोले सर गुपचुप तो ठीक ठाक था, मैं बहुत खाया, और थोड़ा आलू अच्छा होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। मतलब वो क्या डाटा ना दिए, वो डाटा नहीं दिए, वो क्या बोले, वो उसका ओपिनियन देने लगे, वो खुद का ओपिनियन देने लगे कि गुपचुप का आलू ऐसा होना चाहिए था, पानी ऐसे होना चाहिए था, इसमें और थोड़ा ये मिलना चाहिए था।
इन दोनों में से आप सीख जाओगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नॉर्मेटिव है ना, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नॉर्मेटिव है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इन दोनों को समझ में आना चाहिए। जो अनुष्का बोले वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो भव्या बोले वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन दोनों में देखो समझ में आ जाएगा। पहला पहला ऑप्शन हमारा रहेगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स, ये भी बुक में लिखा होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब मैं अनुष्का को Yes, पूछा sir. कि आप कितना गुपचुप खाए हैं, वो बोले सर मैं 5 गुपचुप खाया हूं, यानी वो सच बताए और फैक्ट बताए, जो ट्रूथ है, मैं 5 गुपचुप 1 2 3 4 5 मतलब डाटा दिए। डाटा यानी नंबर, डाटा यानी स्टैटिस्टिक, डाटा यानी सम काइंड्स ऑफ मतलब प्रूफ, एक तरह का प्रूफ होता है ना। तो देखो क्या होता है, आपके घर में पता है आपको डाटा कलेक्शन करने आते हैं लोग, सर्वे करने आते हैं, पूछते हैं 10 साल में एक बार आते हैं और पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितना मतलब बाइक है आपके घर में। वो क्या करते हैं, एक फॉर्म लाते हैं, उसमें फिलअप करके लिखते हैं, मतलब वो डाटा लेते हैं आपके घर का, जो नंबर से एग्जैक्ट जो चीज है वो लेते हैं, दैट इज फैक्ट। आपके घर में कोई आंख बंद करके बोल देगा कि आपके घर में 10 बाइक है, ये सच है क्या? नहीं है। जब वो लिख के लेगा, पूछ के लेगा, देख के लेगा, तो होगा वो डाटा। तो डाटा यानी हमेशा फैक्ट होता है, और डाटा यानी न्यूमेरिकली वो दिखा देते हैं ये एक्चुअल चीज है। तो जब अनुष्का को मैं पूछा, वो बोले कि मैं 5 गुपचुप खाया हूं, दैट इज फैक्ट, वो गिन के आए थे, फैक्ट। अब भव्या को जब मैं पूछता हूँ, वो बोलते हैं कि सर मैं बहुत सारे खाया हूँ। अरे बहुत सारे में मुझे पता कैसे चलेगा कि बहुत सारे कितना खाए हैं? तो वो डाटा नहीं है, वो फैक्ट नहीं है। फिर वो क्या किए, वो क्या किए, उनका ओपिनियन देने लगे, सर थोड़ा आलू अच्छा होना चाहिए था, इसमें पानी थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, और जब गुपचुप वाला थोड़ा हाथ पाथ धो लेता तो ज्यादा मतलब बेच पाता वो। तो ये सारे क्या किए, वो ओपिनियन देने लगे, खुद का वैल्यू जजमेंट करने लगे, वो जजमेंट करने लगे, वैल्यू देने लगे। तो ये होता है इट बेस्ड ऑन ओपिनियन, ओपिनियंस एंड वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट। ये समझ में आ रहा है दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. इस एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा आपको। तो पॉजिटिव में हमेशा ट्रूथ रहता है, और इसमें ट्रूथ नहीं रहता, ओपिनियन रहता है। बस झूठ तो नहीं बोलता है, बाकी सच सच बोलो या झूठ बोलो वो तो हमको पता नहीं, बाकी वो उस चीज को छोड़ के वो खुद का ओपिनियन देने लगता है, वो खुद का वैल्यू जजमेंट देने लगता है। तो दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों में देखो कितना इजी है डिफरेंशिएट करना में। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा नंबर में आएंगे, तो दिस वन इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस वन इज सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव यानी शॉर्ट होता है, एकदम एक बात में आंसर देना। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, ये लंबा खींचना, चीज को लंबा बता के चीज के मतलब बोलते बोलते खींचना, है ना। जैसे उनको पूछा मनुष्य को कितना गुपचुप खाए, वो बोले सर 5 गुपचुप खाए, काम खत्म, यानी दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, एक बार बोल दिया तो काम खत्म। ये नॉर्मेटिव का क्या है, जब मैं भव्या को पूछा, वो बोले सर 5 गुपचुप, वो कितना गुपचुप खाए, सर खाता तो बहुत, बाकी आलू थोड़ा ठीक नहीं था, पानी ठीक नहीं था, ये नहीं ठीक था, मतलब वो लंबा करके खींचे, यानी दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्टिव इन नेचर। आर यू गेटिंग और नॉट? तुम दोनों Yes, को Yes, थोड़ा sir. सा भी समझ में नहीं आया तो बोलना, है ना, बहुत Yes, इजी है। sir. थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा तो हमेशा उसी टाइम में बोलना, ये आपका क्लास नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका क्लास Yes. नहीं है कि मुझे पूछने, मैं भी ऐसे भी आपका टीचर नहीं हूँ, अभी तक वहां पे नहीं हूँ, मैं चला आया हूँ। तो प्रॉब्लम नहीं है, जो भी थोड़ा सा भी डाउट है यू कैन आस्क मी फ्रीली। समझ में आ रहा है ना Yes, sir. अनुष्का? Yes, थोड़ा sir. सा भी डाउट ना हुआ तो आंख बंद करके पूछना, ये चीज क्या है सर, मुझे समझ में नहीं आया, है ना। Yes, sir. चलो, तो फिर तीसरे बात में देखेंगे, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज व्हाट एक्चुअली इज। एक्चुअली क्या है, 5 गुपचुप खाए हैं, दैट इज एक्चुअल, दैट इज ट्रूथ। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज स्टडी अबाउट व्हाट एक्चुअली इज, व्हाट एक्चुअली वाज, व्हाट एक्चुअली विल बी। मतलब क्या था, क्या है, क्या रहेगा, वो एक्चुअली बात करता है। व्हाट एक्चुअली इज, व्हाट एक्चुअली इज, ये क्या है एक्चुअली, ये चीज बोलता है। ये क्या बोलता है, ये सजेस्टिव इन नेचर, मतलब सजेशन देता है। तो ये क्या होगा, व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी एंड व्हाट कैन हैपन। मतलब ये क्या होना था, क्या होना चाहिए था, और क्या हो पाएगा, ये चीज बता रहा है। समझ में आ रहा है, व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी
एंड व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन हैपन, बहुत इजी है, सेम कॉन्सेप्ट। ये हो सकता है व्हाट एक्चुअली वाज, व्हाट एक्चुअली विल बी, एक्चुअली विल, मतलब देखो वही बात जो आपको एग्जांपल दिए थे, सेम एग्जांपल है। यानी अनुष्का यहाँ पे बोलते हैं सर मेरे पास मैं 5 गुपचुप खा के आया हूँ, तो ये 5 गुपचुप एक्चुअली 5 वो खा के आए हैं, वो नंबर बता रहे हैं, तो यहाँ हम पता चल गया कि ये 5 खा के आए हैं। तो ये पहले से बताते थे, तो पहले से था 5 गुपचुप खा के आया था, तो हो गया। वो व्हाट एक्चुअली, एक्चुअली चीज क्या है, इसमें क्या है, ये इसमें ये देखो, इनको पूछे हम कितना गुपचुप खा के आए हैं, वो बोल रहे हैं कि सजेशन मुझे दे रहे हैं, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए था सर, आलू थोड़ा ये होना चाहिए था, पानी थोड़ा ये होना चाहिए था, वो थोड़ा ये होना चाहिए था, यानी शी इज गिविंग मी द सजेशन, शी इज गिविंग मी व्हाट विल हैपन, मतलब व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता था, क्या अच्छा हो सकता है, क्या मतलब और थोड़ा क्या बेहतर हो सकता है, मतलब वो एक तरह का ओपिनियन दे रहे हैं, वो एक्चुअल चीज नहीं दे रहे, दैट इज नॉट एक्चुअल। आर यू गेटिंग और नॉट? 4 में देखेंगे, Yes, sir. 4 Yes, में sir. देखेंगे, 4 में क्या बोलते हैं, ये बोलता है दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड एंड दैट कैन बी टेस्ट, ये जो स्टेटमेंट है हम इसको टेस्ट भी करते हैं और प्रूव भी कर देते हैं। ये अनुष्का को पूछे, अनुष्का आप कितने गुपचुप खाए, वो 5 बता रहे हैं, सर मैं 5 प्रूव करके दिखा सकता हूँ, कैसे, मैं गिन के आया हूँ, खाता में लिख के आया हूँ, 5 गुपचुप खा के आया हूँ। यानी जब नंबर रहता है, जब से आपको बोल रहा हूँ, जहां पे नंबर्स हम लिख के देते हैं, दैट इज डाटा दैट कैन बी प्रूव, है ना। आप देखो आपके पास कितना पेन है, हम पूछूं, आप बोलेंगे सर मेरे पास 10 पेन है, 10 पेन, तो आप गिन के रखे थे 10 पेन, है ना, तो 10 पेन गिन करके तो आप दिखा सके, साहब देखो मैं गिन के दिखा देता हूँ, दैट कैन बी प्रूव, दैट कैन बी टेस्ट, है ना। और आपको पूछो, भव्य पूछो कितना पेन है, बोलेंगे मेरे साथ ढेर सारा पेन है, तो भाई मुझे पता कैसे चलेगा कि ढेर सारा पेन है, तो ढेर सारा में 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो आई कैन नॉट प्रूव इट, है ना। वो ज्यादा है या फिर कम है मुझे कैसे पता चलेगा, उनके मतलब से वो ज्यादा जो हो सकता है, मेरे मतलब से कम होता है ना, तो वो कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी प्रूव। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड, दैट कैन बी प्रूव्ड एंड टेस्टेड, दैट कैन बी प्रूव्ड एंड टेस्टेड। और ये क्या हो सकता है, दैट स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड, cannot be proved और टेस्टेड। देखो ये सारे चीज ना मैं जो लिख रहा हूं, मेरी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, मुझे पता है आपको नहीं दिख रहा होगा, जस्ट वेट। सर आ रहा है समझ में। हाँ तो ये थोड़ा भी दिख नहीं रहा था, बाकी ये सारे जो बुक, सारे बुक में लिखा है, अब जहां पे भी जाओगे यही चीज ही लिखा होगा, उससे बाहर कुछ नहीं लिखा होगा। हाँ ऐसे हो सकता है थोड़ा सेंटेंस अलग करके लिखा होगा, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ जाए तो 3-3 पॉइंट लिख के आओगे तो 3 मार्क्स से कोई एक भी नहीं कट पाएगा, है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझो, आपका काम है, यहाँ पे आप क्लास कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्पज कि आपको समझ में आए, ये नहीं है कि आपको नोट्स मिल जाए, ये नोट्स तो आराम से मिल जाएगा, अभी आप लिख भी पाएंगे और मैं भी शेयर कर दूंगा, वो अलग बात होता है। बाकी बात ये है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो जहां पे भी पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया कि ये प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डाटा हमेशा प्रूव किया जाता है, जो सच होता है वो प्रूव करके दिखा जाता है, जो झूठ होता है या जो ओपिनियन होता है उस चीज को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, है ना, बहुत तकलीफ होता है प्रूव करने में, तो इसको छोड़ दो। तो ये क्या होता है, Yes, sir. ये यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे है, सपोज आपके देश के बारे में बात करूं, आपको पूछूं कि आप एक कंट्री में है और इस कंट्री में पूछूं आपको कि बताओ एक बात कि आपके कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग बेकार है ना, बेरोजगारी है, आपको पूछूं तो आप क्या करेंगे, अपने मन से नहीं बता के अनुष्का क्या करेंगे, घर घर जाके डाटा कलेक्शन करेंगे और डाटा कलेक्शन करने के बाद वो दिखाएंगे क्या है, सर हमारे देश में 10 लोग रहते हैं तो वहां पे 5 लोग बेकार हैं। आप कैसे पता चला कि सर मैं घर घर जाके डाटा कलेक्शन किया, हर घर में जाके फिर मुझे पता चला। तो ये जो चीज है, इट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इशू, इट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इश्यूज, ये जो इकोनॉमिक इशू है वो डिस्क्राइब करता है, एक्चुअल बात बताता है, इकोनॉमिक इशू जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो बेकार है, जो कितने बेरोजगारी है उस चीज को दिखाता है, एक्चुअल में दिखाता है ये चीज इतना इशू है। तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्यों इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना वो एक्चुअली इशू दिखाता है, देश में क्या क्या गलत है, क्या क्या खराब है, वो क्या चीज नहीं है ठीक से, वो दिखाता है, कैसे, डाटा कलेक्शन करने के बाद, है ना। और इस चीज में क्या है, इस चीज में क्या होना चाहिए, इसमें ये ना
ये ना इकोनॉमिक इशू नहीं दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा पता है, ये दिखाएगा ये प्रोवाइड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन वैल्यू, ये बस सॉल्यूशन देगा, ये इशू दिखाएगा, ये प्रॉब्लम दिखाएगा, ये सॉल्यूशन देगा। और सॉल्यूशन कैसे देगा, ऑन वैल्यू, यानी ओपिनियन की तरह देगा, है ना, ओपिनियन की तरह देगा। जैसे कि आपको मैं पूछूं कि हमको दोनों गुपचुप खाने के लिए गए थे और मैं पूछूं अनुष्का को क्या था उसमें, कि सर इसमें मैं दो जो दिखा, कुछ लोग को पूछा और कुछ लोग बोले कि जो गुपचुप वाला है इसका जो आलू है थोड़ा अच्छा नहीं है, पुराना मतलब 2 दिन का आलू है वो दिया है तो खराब लग रहा है। तो एग्जैक्ट डाटा दिए, वो 3-4 लोग को पूछ के आए और वो दिखाए इशू ऑफ दैट गुपचुप वाला, इशू दिखाए। और अपना भव्या को पूछा तो वो क्या बोले कि वो इशू नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, ओपिनियन देंगे, सॉल्यूशन देंगे। सर वो आलू थोड़ा ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ऐसा होगा तो अच्छा होता, ऐसा होता। वो एक्चुअल डाटा मुझे नहीं दिए, जो डाटा ये दिए उनके ऊपर ये क्या किए, उनके ऊपर ये सजेशन दिए, ये सॉल्यूशन दिए ऑन ए वैल्यू, यानी जो वैल्यू नहीं होते जो ज्ञान देते हैं लोग, जो रिलेटिव्स आ जाते हैं ज्ञान देते, बेटा पढ़ो, ये करो, वो करो, है ना, वो सॉल्यूशन नहीं देंगे, ऐसा बड़ा ऐसा वो क्या करेंगे, नहीं दिखेंगे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या एक्चुअली, बट वो सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इट प्रोवाइड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन वैल्यू, जो वैल्यू जजमेंट करने के टाइप में ये सॉल्यूशन देंगे, है ना। बस इतना ही हो गया, इसको बोल सकते हैं वैल्यू जजमेंट। जो आप पहले से मैं लिख दिया उसको लिख लेने कोई नहीं, ये वैल्यू जजमेंट होता है, बस काम खत्म। और ये क्या होता है, ये ट्रूथ होता है, इसको लिख सकते हैं ट्रूथ और फैक्ट, ये फैक्ट है और ट्रूथ है। और क्या क्या ये क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं ओपिनियन बेस्ड, और क्या हो सकता है आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, आइडियोलॉजिकल, और क्या हो सकता है, और ओपिनियन बेस्ड, आइडियोलॉजिकल, वैल्यू टाइप आंसर, और वैल्यू जजमेंट इसी टाइप का होता है। ये बस ओपिनियन देने वाला है, इसका काम कुछ नहीं है। तो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में थोड़ा कुछ डाउट हुआ आप लोग को? नो सर। नो सर। ठीक है, इसको आराम से पढ़ लेना एक बार बुक से, इजीली समझ में आ जाएगा। बस वही एग्जांपल याद रखना जो मैं बोला हूं, और ऐसे याद रख, और एक नंबर भी याद रख सकते हो आप, क्या है और एक नंबर, कि ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ये दिए थे इकोनॉमिक्स लियोनेल रॉबिन्स, उनका नाम है लियोनेल LIONEL रॉबिन्स, ROBBINS, ये दिए थे लियोनेल रॉबिन्स। और ये दिए थे अल्फ्रेड मार्शल, इनका नाम तो पता होगा आप लोग को, अल्फ्रेड मार्शल तो फुल नेम नहीं है पता, ना? सिर्फ मार्शल सुने थे हम लोग। अल्फ्रेड मार्शल उनका नाम। देखो ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है ना, 3 मार्क्स तो आना चाहिए। आपका 7 पॉइंट आपको मिल गया, अपने मन से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक भी नहीं छूटेगा। ये भी आपको ऐसे भी, ये हायर क्लास के लिए है, उनका नाम लियोनेल रॉबिन्स है, अल्फ्रेड मार्शल, तब भी मैं बोल दिया हूँ आपको, फिर भी आप एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है, ये जो चीज है ट्रूथ होता है, ये जो होता है डाटा देता है, ये जो होता है नंबर्स प्रोवाइड करता है, ये सब्जेक्टिव होता है, ये फैक्ट होता है। ये चीज इसका ऑपोजिट नहीं, फॉल्स नहीं होगा। ये ट्रूथ ऐसे नहीं है कि फॉल्स होगा, फॉल्स नहीं है, ये बस क्या है, ओपिनियन देंगे, आइडियोलॉजी देंगे, वैल्यू जजमेंट करेंगे, है ना, और क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता था, ये चीज बताएंगे, ये चीज है ना, ये सब्जेक्टिव नेचर, ये चीज को खींचेंगे, ये चीज को ज्यादा मतलब दिखा चढ़ा के बोलते हैं, ये चीज है ना, इनका काम है जो सही है वो बता देना, इतना ही काम है। ये दोनों समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो इसके बाद देखेंगे हम द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, सॉरी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। ये सार पढ़ाए क्लास में आपको? सर अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किए थे। अच्छा, थोड़ा सा क्या डिस्क्राइब किया तो मुझे बताओ तो, थोड़ा सा जो भी याद है। सर व्हाट टू प्रोड्यूस में वही कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। यस अच्छा, सर। पहले तो आपको सर को पूछते कि सर ये प्रॉब्लम क्यों बताया गया, ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रोडक्शन करना है, इस वक्त ये तो थोड़ी प्रॉब्लम है, ये तो क्या प्रोडक्शन करना है मतलब क्या बनाना है, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, ये पूछे कभी? चलो फिर भी सर बहुत पोर हैं, उनको हम थोड़ा स्ट्रेस नहीं देंगे, जितना भी है वो बढ़ा देंगे, हमारा सर काम है। 3 कॉज बताए थे। क्या क्या कॉज है?
अनलिमिटेड वांट्स Scarcity of और resource, unlimited human wants और alternate uses. अल्टरनेटिव यूजेस। चलो वही चीज का हम बताते हैं, सही है, एकदम पता है वो चीज, ठीक है। सर आई एम हैविंग सम डाउट्स। अच्छा ओके, जस्ट वेट, समवन इज मैसेजिंग। Yes. ये आपके से अंदर कोई तो नहीं है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ओके अच्छा ठीक है, चलो हम देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? देखो हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। इकोनॉमिक्स क्या सिखाता हमको? दो चीज सिखाया था हमको कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। जो इच्छाएं हैं वो बहुत है, अनलिमिटेड है, बाकी जो रिसोर्सेस है ना हमारे पास वो लिमिटेड है ना। तो आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था? आपके पास 10,000 है ना, 10,000 है, आपके पास 10,000 है और ये 10,000 यानी लिमिटेड रिसोर्सेस। ध्यान से रखना, ध्यान रखना, पहले मैं बोला कि आपके पास 10,000 है, दैट इज लिमिटेड रिसोर्स। बाकी आपको जब पूछा आपके वांट्स क्या क्या है, आप बोले सर मुझे एक साइकिल लेना है, सर मुझे एक मोबाइल लेना है, सर मुझे मेडिसिन लेना है, सर मुझे फूड्स अच्छा फूड खाना खाना है, सर मुझे गेम्स लेना है। तो ये सारे आपके इच्छा है। सर मुझे लंदन घूमने जाना है, ये सारे इच्छा है। तो यहाँ पे हम क्या दिखे? यहाँ पे हम क्या दिखे? लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स, यानी अनलिमिटेड वांट्स, इच्छा बहुत सारा का इच्छा है तुम्हारे पास, तो लिमिटेड रिसोर्स था, अनलिमिटेड वांट्स था। और क्या हो सकता है इसमें से? आप देखोगे कि 1,000 रुपीज में आप क्या क्या कर सकते हैं। आप मेडिसिन ले सकते थे, गेम ले सकते थे और साइकिल भी ले सकते थे। साइकिल तो नहीं ले सकते थे, फूड ले सकते हैं, गेम ले सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। तो क्या है? ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। ये क्या किया जाता है? ऑल्टरनेटिव चॉइस। आपके पास बहुत सारे चॉइस है, क्या कर सकते हैं आप मेडिसिन ले सकते हैं, और मेडिसिन ले सकते हैं, केक खा सकते हैं, गेम ले सकते हैं और बाहर घूमने जा सकते हैं। तो 1,000 में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम तीन चीज यहाँ पे देखें। पहला है हमारे पास जो रिसोर्सेस होता है वो लिमिटेड होता है। तो पहला है लिमिटेड रिसोर्सेस। दूसरा क्या है? अनलिमिटेड वांट्स, इच्छा बहुत सारा का इच्छा है, अनलिमिटेड वांट्स। और क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है हमारे पास ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। बहुत सारे चॉइसेस से हम पूरा कर सकते हैं, बाकी कौन सा पूरा करें वो हमको इकोनॉमिक्स सिखाता है ना। तो ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? मैंने हम पहले से बात कर चुके हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स ये सिखाता है कैसे आपका अनलिमिटेड वांट्स को आपके लिमिटेड रिसोर्स से यूज करके अच्छे से बेटरमेंट में यूज करके इसको पूरा कर पाए, है ना। तो ये होता है आपका क्या है? ये सेंट्रल प्रॉब्लम अभी तक स्टार्ट नहीं किए, ये बोल रहे हैं, ये इकोनॉमी में यही होता है ना। इकोनॉमी में हमको ये सिखाता है कि हाउ टू यूटिलाइज द लिमिटेड रिसोर्स टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स, है ना। तो ये ऑल्टरनेटिव चॉइसेस यानी बहुत सारी इच्छा है, इसमें से बहुत सारा आप कर सकते थे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव चॉइसेस है आपके पास। आप चाहे तो मेडिसिन ले सकते हैं, आप चाहे तो गेम ले सकते हैं, तो ये सारे चॉइसेस है आपके पास। तो इन्हीं चीज होता है, ये जो तीन चीज होता है ना, ये तीन चीज होता है कॉजेस और रीजंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। आप पूछेंगे सर ये क्यों रीजन होता है? क्योंकि आप दुनिया में कोई कोने में जाए, कोई कंट्री में जाए, तो सारे कंट्री में एक ही प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम पता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, लोगों का बहुत सारा इच्छा है, और हमारे पास जो रिसोर्सेस है लिमिटेड है ना। और बहुत सारे का अल्टरनेटिव चॉइसेस है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फिर भी हम करें तो करें क्या? क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और कितना करें तो सही रहेगा और कितना करें तो नहीं रहेगा। तो सारे कंट्री में एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सारे कंट्री में गवर्नमेंट का हेडेक रहता है कि मैं करूं क्या,
इतने सारे लोग हैं, अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, और लोग बहुत सारे, मतलब हम वे में हम कर सकते हैं इसको यूज, बाकी कैसे करें, क्या करें, कैसे नहीं करें, क्या कर सकते हैं, ये चीज होता है उनका हेडेक क्रिएट करता है, ये चीज उनका दिमाग खराब करता है। तो ये चीज हमारा हो जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स में सबसे हेड प्रॉब्लम होता है और सबसे मेजर प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी एक सिंगल प्रॉब्लम और कॉमन प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम यानी कॉमन प्रॉब्लम, सारे इकोनॉमी में एक ही प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलेगा, और ये प्रॉब्लम का रीजन ये तीनों है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड वांट्स है, और अल्टरनेटिव चॉइसेस है, अल्टरनेटिव यूजेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसी को अल्टरनेटिव यूज कर सकते थे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते थे, ये कर सकते थे, तो ये सारे अल्टरनेटिव यूजेस था। तो ये सारे प्रॉब्लम को, ये सारे जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है सारे इकोनॉमी में। तो ये प्रॉब्लम में एक्चुअली होता क्या है वो देखते हैं, क्या होता है एक्चुअली। तो हमको पता चल गया कि सेंट्रल प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम क्यों होता है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये 3 रीजन के वजह से होता है। क्योंकि कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं रहता है, रिसोर्सेस बहुत कम रहता है, और बहुत सारी इच्छाएं को पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीका रहता है। तो इसको कैसे पूरा करें वो चीज हमारे पास ये सारे ऑप्शंस रहता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और ये प्रॉब्लम में एक्चुअली होता क्या है वो आगे हम देखेंगे। इतना तक समझ में आया क्या होता है, किसके लिए होता है? यस सर। यस सर। तो पहला प्रॉब्लम हम देखेंगे यहाँ पे। पहला हमारे पास जो प्रॉब्लम है, पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। बहुत इजीली समझ लेंगे, है ना, बहुत इजीली समझ लेंगे, इतना रट्टा नहीं लगाएंगे। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है। गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ता है कि मेरे कंट्री में बहुत सारा इच्छाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो मैं करूं तो करूं क्या, मैं क्या क्या सामान बनाऊं जैसे लोग उसको यूज कर पाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या प्रोडक्शन करूं, मेरे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्स में क्या क्या कर सकता हूं मैं, क्या प्रोडक्शन कर सकता हूं मैं। तो दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या मैं कर सकता हूं, है ना, क्या कर सकता हूं। फिर गवर्नमेंट सोचता है मैं क्या करूं। फिर ये व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 चीज आता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 चीज आता है, एक आता है टाइप्स ऑफ गुड्स, दूसरा आता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स। देखो टाइप्स ऑफ गुड्स और क्वांटिटी ऑफ गुड्स ये दोनों आता है प्रॉब्लम का, है ना। टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस। यानी हमको पता चल गया ये सेंट्रल प्रॉब्लम जो होता है किस रीजन के वजह से होता है, ये तीनों रीजन की वजह से होता है। तो ये प्रॉब्लम में क्या क्या रहता है, पहला रहता है व्हाट टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट सोचता है या फिर कोई इकोनॉमी में कोई अथॉरिटी सोचता है मैं क्या प्रोडक्शन करूं। फिर तो वो तब सोचना लगता है मैं क्या प्रोडक्शन करूं, मैं सोचना लगता है कि मैं कौन से टाइप का गुड्स का प्रोडक्शन करूं और कितने क्वांटिटी का प्रोडक्शन करूं। आप पूछेंगे सर ये क्यों सोचता है, अपने मर्जी से मैं जो चाहे बना सकता है, अरे बेटा वो चाहे तो बना सकता है, वो ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड्स मतलब समझ में आ रहा है, गुड्स मतलब समझ में आ रहा है। यस सर। गुड्स यानी सामान, कोई भी सामान होता है वो गुड्स होता है, यानी कोई भी सामान को यूज करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो दैट इज गुड्स, है ना। आप मोबाइल यूज खरीद रहे हैं, उसको यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, है ना। मोबाइल, पेन, कॉपी, जो भी है, ड्रेस, ये सारे गुड्स सामान होता है ना। तो गुड्स मतलब सामान होता है, गुड्स मतलब सामान होता है और कमोडिटीज भी होता है। तो ये टाइप्स ऑफ गुड, गवर्नमेंट सोचता है मैं क्या क्या टाइप्स ऑफ गुड बनाऊं। तो देखो एक बात बता मुझे, गवर्नमेंट क्या करेगा, सारे लग्जरी गुड बनाएगा। लग्जरी गुड क्या होता है, लग्जरी गुड यानी सब हाई एक्सपेंसिव गुड होता है, जैसे कि ज्वेलरीज, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सारे चीज बनाएगा। तो एक बात बताओ, सारे लग्जरी गुड्स बनाएगा तो यहाँ पे देश में हमारे गरीब लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं, वो चीज वो खरीद पाएंगे क्या? नो नो सर। सर। दे आर अनेबल टू परचेस दैट गुड्स। तो वो लोग खरीद नहीं पाएंगे, जो रिच लोग रहेंगे वही खरीदेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। तो गवर्नमेंट और अथॉरिटी के दिमाग में ये घुसता है कि क्या मैं करूं, कौन से सामान बनाऊं, सब एक्सपेंसिव सामान बना दूं तो कुछ लोग खरीद पाएंगे, कुछ लोग खरीद नहीं पाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट यहाँ पे सोचता है, फिर सोचता है कि मैं कौन से सामान बनाऊं, जो ज्यादा दिन तक रहता है वो सामान बनाऊं, या फिर ड्यूरेबल गुड और नॉन ड्यूरेबल गुड, यानी एक दिन में जो खराब हो जाता है वो सामान को बना दूं, है ना। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है, ये टेंशन रहता है मैं कौन सा सामान बनाऊं, क्योंकि हमेशा वो एक्सपेंसिव सामान बना देगा तो सब रिच लोग रहेंगे वो खरीद पाएंगे, जो गरीब लोग रहेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे।
तो पहला प्रॉब्लम ये हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है मैं कौन से टाइप्स का गुड बनाऊं, है ना, ड्यूरेबल गुड्स बनाऊं या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स बनाऊं। ड्यूरेबल गुड्स यानी जो ज्यादा दिन तक रहता है, नॉन ड्यूरेबल गुड यानी वो जो कम दिन तक रहता है। और फिर सोचता है मैं लग्जरी गुड बनाऊं यानी हाई एक्सपेंसिव गुड बनाऊं या फिर पोर एक्सपेंसिव गुड बनाऊं या फिर लो कॉस्ट गुड बनाऊं, सस्ते सामान बनाऊं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे सोचना पड़ता है कौन से सामान बनाना सही रहेगा। तो फिर वो सोच के क्या क्या बनाता है, वो अपने काम है वो छोड़ दीजिए। हमारा काम है क्या प्रॉब्लम होता है वो दिखाना है। सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम था, टाइप्स ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कौन से सामान बनाए, है ना, कौन से सामान बनाए। सेकंड में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स यानी कितने सामान बनाए। देखो क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं क्या है मार्केट में ना इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन 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 ये इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी क्या होता है, आपका पता है अभी जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, कभी कभी एक प्याज का प्राइस बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन यानी सडन इंक्रीज इन प्राइस लेवल, यानी सडन इंक्रीज इन प्राइस लेवल, सडन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी जो सामान का प्राइस अचानक बढ़ जाना, है ना, जो भाव बढ़ जाता है अचानक। आप कभी कभी प्याज देखेंगे मार्केट में, देखेंगे मार्केट जगह जाएंगे, किसी के पास प्याज नहीं है, एक आदमी के पास प्याज है, वो क्या करेगा, प्याज का प्राइस 200 पर केजी कर देगा, है ना। यानी सामान का जो प्राइस बढ़ जाता है अचानक उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन बहुत रीजन की वजह से होता है, 2 रीजन की वजह से होता है खास करके। पहला है जब मार्केट में सामान नहीं रहता है। आप देखो मार्केट में जाओगे, किसी के दुकानदार के पास प्याज नहीं है, किसी एक के पास है, तो वो क्या करेगा, 200 रुपया प्राइस बढ़ा देगा। तो पहला हमारा समझ में आ गया कि मार्केट में जब सामान कम रहता है तब इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई कम होगा मार्केट में तो उसी सब चीज का प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरा है पैसे जो लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा, हाई मनी, मनी लोगों के पास ज्यादा है, लोगों के पॉकेट में ज्यादा मनी है, तो वो क्या करेंगे, जो चीज जितना प्राइस होगा वो खरीद लेंगे। तो मार्केट में जो दुकानदार रहेंगे वो अपने मन में प्राइस बढ़ा देंगे। लोगों के पास ज्यादा मनी रहेगा तो ज्यादा डिमांड करेंगे खरीदने में, तो प्राइस बढ़ा देगा। इसके चीज को छोड़ दो, इसको दिमाग में रखोगे तो टेंशन लगेगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, तो इस चीज को छोड़ो। तो पहले बात है क्वांटिटी ऑफ गुड क्या है, मतलब गवर्नमेंट सोचता है कितने क्वांटिटी का सामान बनाए। सबसे ज्यादा सामान बना देगा मार्केट में तो बहुत सामान हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, वो सामान भी खराब हो जाएगा, वो डिफ्लेशन हो जाएगा। तो सामान भी कम होगा मार्केट में तो मैं बोला था आपको इन्फ्लेशन हो जाएगा। जो गरीब लोग हैं उनके लिए सही नहीं है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो रिच लोग हैं वो चल जाते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं और गरीब लोग होते हैं बहुत, मतलब वो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो वो भी प्रॉब्लम होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स में। तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स में ये प्रॉब्लम होता है कि कितना सामान बनाए, कौन से सामान बनाए, कौन से कितने क्वांटिटी का सामान बनाए। ज्यादा हो जाएगा तब प्रॉब्लम होगा, कम हो जाएगा भी तो प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 टाइप का प्रॉब्लम होता है। पहले होता है क्या सामान बनाए हैं वो सोचना पड़ता है, दूसरा है कितने सामान बनाए वो भी सोचना पड़ता है। तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रॉब्लम है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस। पहले ये सोचना था गवर्नमेंट को कितना बनाऊं और क्या क्या सामान बनाऊं। दूसरे में फिर सोचता है कैसे बनाऊं, इस चीज को कैसे बनाऊं। बनाने के लिए 2 तरीका होता है। पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, यानी कोई सामान बनाने के टाइम जब हम लेबर लगा के, यानी कोई इंसान फिजिकल लेबर को लगा के यूज बनाते हैं तो वो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा, कोई भी सामान बनाने के लिए हम कोई मशीन्स को यूज कर रहे हैं और कैपिटल्स का यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, है ना। देखो क्या होता है, कोई चीज लोग हाथ से बनाते हैं तो इसका क्या होता है, हमारे मतलब क्या होता है, हमारे कंट्री में इंडिया में ज्यादातर लेबर काम करते हैं। कोई भी चीज बनाने के लिए लेबर काम करते हैं। अब बाहर कंट्री में जाएंगे तो डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे सामान बनता है किसे, मशीन से बनता है ज्यादातर, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होता है ना। तो 2 टाइप का टेक्नोलॉजी होता है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जहां पे सारे सामान लेबर के हाथ से बनता है और लेबर ज्यादातर यूज करके हम क्या करते हैं, सामान बनाते हैं।
और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जहां पे हम मशीनरीज इक्विपमेंट्स यूज करके सामान बनाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि मैं लेबर को ज्यादा यूज करूं या कैपिटल को ज्यादा यूज करूं। तो इनमें सोचने का क्या है, लेबर लगा देता है या फिर कैपिटल लगा देगा, जो होगा चलेगा। देखो क्या होता है, ज्यादा कैपिटल लगाएगा, मतलब कोई भी सामान बनाने के लिए मशीन यूज करेगा, तो ये जो लेबर होते हैं, कोई इंसान होते हैं हमारे देश में, वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, काम नहीं मिलेगा उनको, बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे सामान तो मशीन से बनता है, तो इनका काम क्या है, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम है, हेडेक है, क्या करेगा फिर? अच्छा ठीक है, लेबर में यूज करके बना देता है, तो सारे लेबर लगा के बना देगा, तो क्या है पता है, क्योंकि जो लेबर बनाते हैं, जो हाथ से बनाते हैं इंसान, वो एक देखो हमारे यहाँ पे एक जगह बिहार और उड़ीसा में एक पार्ट में लोग हाथ से साड़ी बनाते हैं। साड़ी, जो साड़ी आप लोग पहनते हैं, वो साड़ी बनाते हैं और हाथ से बनाते हैं जो साड़ी, वो 1 महीना लगता है उस एक साड़ी को बनाने के लिए। और एक साड़ी का प्राइस कितना रहता है पता है आपको? 10,000। और वो सेम टू सेम साड़ी बाहर कंट्री से आएगा और सेम टू सेम आपको दिखेगा, सेम टू सेम डिजाइन रहेगा, और वो मशीन से बन के आता है, तो इसका प्राइस रहता है कितना? 1,000 और 1,000 और 1,000 रहेगा या फिर 2,000 रहेगा, इतना ही रहेगा। तो इनमें से फर्क क्या है? इनमें से फर्क ये है, जब लेबर ज्यादा बनाते हैं कोई सामान को, तो टाइम ज्यादा लगता है और इसका प्राइस भी ज्यादा रहता है। मशीन में जो चीज बनता है बहुत बन जाता है, इजीली बन जाता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है ना। तो गवर्नमेंट को ये हेडेक होता है, मैं ज्यादा कैपिटल यूज करूं, मशीन से यूज करके बनाऊं, या फिर लेबर ज्यादा यूज करके बनाऊं। दोनों ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम है, हेडेक है कि मैं कितना कितना काम से यूज करूं। तो ये एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। चलो थर्ड में देखेंगे फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए बनाना है। फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है? किसके लिए बनाना है। पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, क्या में आया कौन सा टाइप का गुड बनाना है और कितने क्वांटिटी का बनाना है। फिर सेकंड में आया हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, ज्यादा लेबर लगा के बनाए या फिर ज्यादा मशीनरी लगा के बनाए। तीसरे क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। ज्यादा रिच लोग के लिए बना दूंगा तो गरीब लोग जो है बेकार हो जाएंगे, वो कुछ नहीं मिलेगा उनको, वो खरीद नहीं पाएंगे, तो वो फिर रास्ते में आ जाएंगे। और सब चीज में क्या बनाऊं, गरीब रिच लोग के लिए बना दूं, गरीब लोग के लिए बना दूं, यानी सस्ते सामान बना दूं, तो जो रिच लोग हैं वो सस्ते सामान को नहीं खरीदेंगे, या फिर वो लोग क्या करेंगे, उनके पैसा खर्चा नहीं होगा, वो भी आ जाएंगे रास्ते में, वो भी आ जाएंगे आंदोलन करने के लिए, वो भी आ जाएंगे प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम रहता है, मैं कौन सा सामान बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, रिच लोग के लिए बनाऊं और पोर लोग के लिए बनाऊं। तो ये दोनों प्रॉब्लम यहां से आता है। हाफ फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो गवर्नमेंट ये सोचता है किसके लिए बनाना है, तो वो गवर्नमेंट सोचता है कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, वो हमारे काम नहीं है। हम दिखाए बस प्रॉब्लम क्या है। गवर्नमेंट इनके लिए आधा बना सकता है, इनके लिए आधा बना सकता है, हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है प्रॉब्लम क्या था, गवर्नमेंट को सोचना था कि रिच के लिए बनाए या फिर पोर के लिए बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इतने बात समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. व्हाट टू प्रोड्यूस में देखे, व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन से टाइप का गुड बनाना, सामान बनाना है और कितने क्वांटिटी का बनाना है, ये प्रॉब्लम, ये हेडेक रहता है गवर्नमेंट को। दूसरा क्या देखिए, हाउ टू प्रोड्यूस में, हाउ टू प्रोड्यूस में मतलब लेबर लगा के यूज करें या फिर कैपिटल लगा के बनाए, क्योंकि ज्यादा लेबर लगा हुआ तो प्रॉब्लम होगा, ज्यादा कैपिटल होगा भी तो प्रॉब्लम होगा, मशीन लगा के यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। तीसरा क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, अमीर लोग के लिए बनाना है या फिर गरीब लोग के लिए बनाना है, और आधा आधा करके बनाना है, वो गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम रहता है, वो सोचना पड़ता है, उसके लिए टेंशन रहता है। सो दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ये कॉमन प्रॉब्लम होता है, सारे इकोनॉमिक्स में यही प्रॉब्लम होता है। जो हम लोग वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ सामान बना देता है अपने आप में, ऐसा नहीं होता है, उसको पहले सोचना पड़ता है। ये सारे सामान कहीं पे ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, कहीं पे कम होगा तो प्रॉब्लम है, तो वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। ये जो प्रॉब्लम है कॉमन है, सारे इकोनॉमी में देखने को मिलता है, इसीलिए बोलते हैं इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। और ये प्रॉब्लम क्यों आया, इसी 3 रीजन के वजह से आया, लिमिटेड वांट्स, सॉरी लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव चॉइसेस। देखो ये जो रीजन नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, ये रीजन है इसलिए प्रॉब्लम है। आपको बोला जाएगा रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, यानी ये बहुत सारे रिसोर्सेस है, तो गवर्नमेंट सोचेगा क्या, अपने मर्जी से जो होगा बना देगा, रिच गुड भी बनाएगा और गुड भी बनाएगा, कैपिटल लगा के बनाएगा, जो गरीब है जो लेबर नहीं है उनको दूसरे पैसा दे देगा, दूसरे चीज में पैसा दे देगा। तो ये लिमिटेड रिसोर्स है इसलिए प्रॉब्लम है। रिसोर्सेस पूरा बहुत सारे होता है तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द रीजंस एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स। समझ में आ गया? Yes, sir.
सर फॉर होम टू और प्रोड्यूस को एक बार और समझा दीजिए। ये व्हाट टू प्रोड्यूस में, ये सर वाला होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस। अरे होम टू प्रोड्यूस मनी यानी होम किसके लिए बनाना है। आपको बुक में बहुत तरह का देखने को मिलेगा, बाकी जो हम बोल रहे हैं उसको याद रखो, वो इजी है ना। सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल, सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल यानी गवर्नमेंट हैव टू डिसाइडेड where to employ the resources, whether the target consumer have mean to buy those goods or not। मतलब गवर्नमेंट को यह सोचना पड़ता है कि मैं किसके लिए बनाऊं, मैं जिस चीज को बनाऊं वो टारगेट पॉपुलेशन के लिए और टारगेट कंज्यूमर के लिए वो चीज खरीद पाएंगे या नहीं। सपोज आपको बोल दूं कि यहाँ पे जो होम टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट क्या करेगा, सारे रिच सामान बनाएगा, यानी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। तो ये क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं ना इस चीज को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होगा, जो पोर लोग रहेंगे वो चीज ये खरीद नहीं पाएंगे। वो गरीब लोग है, वो दे आर अनेबल टू परचेज दिस गुड्स। तो गवर्नमेंट सारे रिच सामान बनाएगा तो गरीब जो लोग थे पोरर विल बी पर, वो गरीब गरीब ही रह जाएंगे, उनका कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ सामान खरीद नहीं पाएंगे। तो इकोनॉमी में आके फायदा क्या है उनको, एक देश में रह के फायदा क्या उनको। तो गवर्नमेंट का ये हेडेक रहता है, मैं सारे सामान रिच सामान बनाऊं या फिर थोड़ा सस्ता सामान भी बना दूं, है ना। सस्ता सामान यानी वो जो हम लोग एफोर्ड कर पाते हैं, जो गरीब लोग एफोर्ड कर पाते हैं, है ना। जैसे कि चेयर, टेबल, ये सारे जो गरीब लोग, फैन और इसके ऑल्टरनेटिव जो चीज है, एसी के बदले फैन हो सकता है, कार के बदले बाइक हो सकता है, ये सामान बना दे जो गरीब लोग यूज कर पाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट का ये हेडेक रहता है, वो सारे सामान जो रिच सामान बनाए ये रिच लोग के लिए बनाए या फिर गरीब लोग के लिए बनाए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर जो सामान पुअर लोग के लिए बनाएंगे, मतलब पुअर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो रिच लोग भी कर सकते हैं फिर। ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है जो फैन है, आप जाके अंबानी को बोलेंगे तुम ना एसी छोड़ के फैन यूज कर, क्योंकि मार्केट में फैन एसी नहीं मिल रहा है। तो फायदा क्या भाई, इतना प्राइस, वो इतना मनी इनकम करके तो उसका कुछ फायदा रहेगा, क्योंकि वो काम करता है, उसका इनकम इतना है, उसको एसी चाहिए, एसी उसके लिए नेसेसरी है। जैसे कि हमारे लिए फैन एक नेसेसरी है, हमारे लिए एसी ना हो तो चल जाएंगे, उसके लिए एसी नेसेसरी है। तो फिर पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आ जाएगा, फिर बोलेगा मैं फिर इनकम करके क्या करूं, जो गवर्नमेंट मुझे एसी बना के नहीं दे पा रहा है ना, मैं तो खरीदने के लिए रेडी हूं, बस बना के नहीं दे पा रहा है। तो वो भी गवर्नमेंट का टेंशन है भाई, बाद में जो रिच लोग हैं वो तो कंप्लेन करेंगे, वो मेरे रास्ते में आ जाएंगे, तो उनके भी टेंशन है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये सारे ना गवर्नमेंट का टेंशन होता है, ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होता है ना। सारे रिच सामान बना दे, गरीब के लिए भी टेंशन है। तो सारे पोअर सामान बना दे या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बना दे, तो रिच लोग भी क्या करेंगे भाई, पैसा इनकम करके, तो इनका भी प्रॉब्लम है। तो दोनों के लिए देख के वो गवर्नमेंट बनाएगा, उसका काम वो है, वो हमारा काम नहीं है। वो कितना बनाएगा, क्या करेगा और कितने सामान का बना सकता है, वो उसका उतना काम है, हम बस देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। इतना समझ में आया? यस सर। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो और एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, वीडियो ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और रिकॉर्डिंग होकर रह जाएगा, है ना। इतना समझ में आया आपको? यस सर। चलो और एक Yes, कॉन्सेप्ट sir. देख लेते हैं। ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव समझ में आ गया। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में हम व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस समझ में आ गया। Yes. और ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा सा समझने के लिए बात है। ये पढ़ाए हैं सर क्लास में? सर थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं। चलो इसको हम नेक्स्ट बात सर करेंगे। MRT का देखो फुल फॉर्म भी नहीं बताए हैं आज तक। किसका है? MRT। अच्छा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या सब्स्टिट्यूशन, वो नहीं बताए? नो सर, उसका फुल फॉर्म नहीं बताए हैं अभी तक हम लोग को। ठीक है, वो देख लेंगे हम, छोड़ दो उसको, वो छोड़ दो, सर क्या पढ़ाए। देखो ये चीज ना, ये एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ये नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये यूनिट ना हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिक्स करते करते हम इस चीज को करेंगे, है ना। देखो ये जो चीज है ये इजी है, बहुत इजी है, टेबल डायग्राम बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर। हम थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ देख लेते हैं, टाइम है आपके पास, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, है ना। यस सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर बताएं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर उसमें जो डेफिनेशन दिया है वो डेफिनेशन को बस बोले हैं अभी तक तो। डेफिनेशन क्या है बताओ तो थोड़ा देखिए। सर
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। बस इतना ही। बस सही है, छोड़ो। हम इसी चीज को बता देते हैं आपको इजी करके, है ना। देखो क्या इजी करते हैं। सपोज वो देखता है, चलो इतना थोड़ा कॉमेडी नहीं करेंगे अभी, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। चलो देखते हैं क्या। सपोज आपके घर के पास अपना ये जॉब कंप्लीट हो गया, आपका मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो गया। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब लग गया। अब अच्छे स्टूडेंट है तो 3 जॉब लगा है आपको। एक जॉब लगा है, सारे जॉब ना आपके बिलासपुर के पास ही लगा है ना। बिलासपुर के पास लगा है आपके जॉब सारे। तो एक जॉब लगा है जहां पे 10,000 आपको मिलेगा। दूसरे जॉब लगा है जहां पे 30,000 मिलेगा। और तीसरे जॉब लगा है जहां पे 20,000 मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो फिर Yes, आप क्या sir. करते हैं, बैठते हैं फैमिली के साथ, फिर सोचते हैं कि मैं कहां जाऊं, कौन से जॉब में जाऊं। अब फिर देखते हैं कि सब बराबर जगह में है, सब अच्छा काम है, कोई भी काम मैं कर सकता हूं, कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूं, कौन से जॉब की जाऊं। तो आप मुझे बताइए कौन से जॉब आप जाना चाहेंगे। सर 30,000। ऑब्वियसली भव्या, समझ में आ रहा है आपको। यस सर। तो ये 30,000 को आप जाएंगे, क्यों। क्योंकि आप आंसर ये देंगे, सर दिस वन इज द बेस्ट जॉब फॉर मी, क्योंकि आई एम गेटिंग हाई सैलरी विद द सेम वर्क विद द सेम प्लेस। यस और नो। यस सर। यस सर। दिस वन इज बेस्ट ना, दिस वन इज द बेस्ट ना। यस सर। अच्छा आपको बताऊं अभी, यस सर। सपोज ये 30,000 का जो जॉब है ना, अभी वो क्या बोलते हैं कि मैडम अभी अभी हम लोग का कोई एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, हम सडन इसको कैंसिल करते हैं, हम लोग जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, चलो इसको टर्मिनेट कर दिए। तो अभी आपके पास जो 2 जॉब है, उस कहां पे जाएंगे आप। सर 20,000 20,000 वाले में। यस वेरी गुड। आपको पूछो क्यों है, क्यों यहाँ पे जाएंगे। क्योंकि बोलेंगे सर दिस वन इज द वाज द बेस्ट बट दिस वन इज नाउ द बेस्ट, यानी द नेक्स्ट बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट, ये बेस्ट था तो ये नेक्स्ट बेस्ट था, इसके बाद ये था। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन, ये फॉरगॉन का मतलब क्या होता है वो ध्यान रखेंगे, यानी छोड़ना, भूल जाना, दूर करना। आपके पास तीनों चीज है, तीनों क्या क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव से, ये एक ऑल्टरनेटिव से, ये एक ऑल्टरनेटिव से, तीनों चॉइसेस से। ये पे हम बात किए थे ना ऑल्टरनेटिव, वहां ऑल्टरनेटिव जस्ट कुछ देर पहले बात किए। ओ सॉरी, एक पेज छोड़ दिए। ऑल्टरनेटिव चॉइसेस यानी बहुत सारे इच्छाएं था, बहुत सारे चॉइसेस था आपके पास, ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये कर सकते थे। यानी यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है आपके पास। ये जॉब में जा सकते थे, ये जॉब में जा सकते थे, ये जॉब में जा सकते थे। तो बहुत सारे चॉइसेस था आपके पास, 3 चॉइसेस था। बाकी जो बेस्ट था ये था आपके लिए बेस्ट है। आपको मैं पूछूं तो ये बेस्ट को पाने के लिए आप किसको छोड़े। आप बोलेंगे सर मैं 10,000 को छोड़ा, 20,000 को छोड़ा। फिर मैं पूछूं कि इसके बाद जो बेस्ट था कौन था, आप बोलेंगे सर ये था। तो दिस वन इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। दीज 3 आर ऑल्टरनेटिव्स, these 3 are alternatives, but this one is the next best alternatives. Are you getting or not? यस। यस सर। तो Yes, sir. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भाई डेफिनेशन क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हेन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज फॉरगॉन, नॉट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी जो नेक्स्ट बेस्ट है उसको छोड़ना। किसको छोड़े, इसको पाने के लिए हम किसको छोड़े, इसको छोड़े। तो दिस वन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस वन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा ध्यान रखना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, ये है बेस्ट। जो नेक्स्ट बेस्ट होगा वो होगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों, क्योंकि इसको पाने के लिए इसको छोड़े। जो जिसको छोड़ते हैं वो होता है हमारा कॉस्ट, जिसको छोड़ते हैं वो होता है हमारा कॉस्ट। ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, जिसको हम छोड़ते हैं, जिसको हम छोड़ते हैं वो होता है हमारा कॉस्ट। समझ में आ रहा है। तो जो जिसको Yes. पाने के लिए जिसको छोड़े, और जो छोड़े जो बेस्ट है जिसको छोड़े, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन ये है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। समझ में आ रहा है। यानी किसी को पाने के Yes, लिए sir. किसी को छोड़ना पड़ता है, तो इन सारे को चीज को छोड़ना पड़ा, तो जो बेस्ट था छोड़ना पड़ा, वो बेस्ट है आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
क्या है, कुछ डाउट है अनुष्का, बब्या? नो सर। नो सर। इजी है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यस सर, इजी है। या फिर थोड़ा सा Yes, कुछ sir. डिफिकल्ट लगा आपको? नहीं नो लगा सर, ना? क्लियर है अब। नो सर। क्लियर है, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको पूछते हैं, है ना? देखो एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है, आप मार्केट जाते हैं और आपको पिज्जा पसंद है और पिज्जा खाते हैं। एक पिज्जा का प्राइस है 100 रुपीज, जो बड़ौदा मार्केट में मिलता है। और दूसरे दुकान को गए, दूसरे दुकान वाला बोला 150, तीसरा दुकान वाला बोला 300, है ना? और वाला बोला हाँ 160। चलो इसमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा है? और एक बात मैं बोल दूं आपको, जितना प्राइस अच्छा रहेगा उतना क्वालिटी अच्छा रहेगा, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया, इसका कंडीशन है। तो आप बताइए मुझे सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? सर 160 तो वाला। बेस्ट 300 वाला। सर नेक्स्ट सबसे बेस्ट में बेस्ट पूछ, 300 वाला। बेस्ट 300 आएगा, ये है बेस्ट। आपको पूछूं नेक्स्ट Yes. बेस्ट कौन सा रहेगा? सर सर 160। 160। 160, दिस वन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ रहा है? यस। यानी Yes, ये जो चीज है जो बेस्ट है, बेस्ट के बाद जो रहता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हालांकि ये सारे है, ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिव्स है, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स है। तो जिस इसको पाने के लिए जिसको हम छोड़े तो ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, जिसको हम नेक्स्ट बेस्ट को छोड़े किसको पाने के लिए, जो अच्छे को पाने के लिए, उसके बाद जो अच्छा था उसको छोड़े, वो होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गया? yes sir. चलो और एक बात Yes, यहाँ पे sir. थोड़ा देख लेते हैं। और एक बात क्या है, इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको बोलते हैं MOC, और इसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं MRT। ओके, MRT। तो ये क्या है इसको देखते हैं, ये और है इसके, ये और इसके ये, इसको नाम है, ये क्या है पता है? इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका आपको बोल रहा हूं, क्या है? डेल्टा Y बाय डेल्टा X। डेल्टा मतलब क्या है पता है आपको? डेल्टा मतलब होता है चेंज इन Y, डेल्टा मतलब होता है डेल्टा यानी चेंज। और XY क्या है? X और Y ये होता है गुड्स, सामान, ये Y होता है सामान। देखो इसको कितना इजीली समझ लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं या फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, चलो यहाँ आ जाते हैं। मैं आपको बोला कि X और Y दो सामान है, तो सोच लीजिए X क्या है? X है गुपचुप, और Y है Y, और क्या अच्छा लगता है आपको? छोड़ो, जो है बुर्गिर जो कहते हैं कॉमेडियन है, बुर्गिर। चलो एक गुपचुप है, बुर्गिर जो भी है, बर्गर है। तो ये XY क्या है? देखो ये दो सामान है, X मतलब गुपचुप, Y मतलब बर्गर, है ना? तो बेटा आपको मैं दिया, आपको मम्मी जब भेजे मार्केट, आपको ना 100 रुपीज देके भेजे मार्केट, 100 रुपीज देके छोड़े मार्केट। तो आपको बोले कि 100 रुपीज ले जाओ और जो करना है तुम करो। और तुम्हारे मन क्या है? ये X को भी खाना है, तुम्हारे मन है, और Y को भी खाना है। फिर आप सोचते हैं, हाँ हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. ओ सॉरी, फोन आ गया था, थोड़ा कॉल आ गया था। चलो अभी आ रहा है? आवाज नहीं आएगा तो बोलना है। हाँ देखो, Yes sir. तो यहाँ पे ये बोलता है कि आवाज आ रहा है मेरा अनुष्का? Yes sir, आ रहा है। चलो, तो यहाँ पे ये आप लोग सोचते हैं कि 100 रुपीज में मैं कहाँ खर्चा करूं, है ना? फिर आप सोचने लगते हैं कि मुझे गुपचुप खाने का मन है, बर्गर खाने का भी मन है। तो फिर आप जाते हैं, क्या बोलते हैं कि 100 रुपीज में मैं क्या क्या कर सकता हूँ,
तो आप देखो, एक प्लेट गुपचुप का प्राइस है 10 रुपीज, और एक बर्गर का प्राइस है, 10 रुपीज ले लो, इजी है ना। तो आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं ना गुपचुप ही खा लूं, आज गुपचुप अच्छा रहेगा। तो आप 10 प्लेट गुपचुप खाएंगे तो बर्गर के लिए आप पैसा बचेगा आपके लिए? नो सर। एक प्लेट गुपचुप का प्राइस है 10 रुपीज और एक बर्गर का प्राइस है भी 10 रुपीज। तो अब आप क्या सोचते हैं कि आज मैं बिल्कुल गुपचुप ही खा लेता हूं। तो 10 प्लेट्स ये एक पीस। आप क्या सोचते हैं कि 10 प्लेट्स आज गुपचुप खा लेता हूं, तो आप क्या करते हैं, 10 प्लेट्स गुपचुप ही खा लेते हैं। तो बर्गर के लिए पैसा बचेगा आपके पास? नो सर। नहीं बचेगा ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर आ सर रहा आ है। रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, 100 रुपीज आप लेके जाते हैं, तो आप सारे पैसा गुपचुप खाने में दे देते हैं और बर्गर खाने के लिए 0 बचता है। फिर आप सोचते हैं मैं क्या करता हूं, क्या करूं, यहाँ पे मैं 8 गुपचुप खा लेता हूं, 8 प्लेट गुपचुप खा लेता हूं। तो 8 प्लेट गुपचुप खाऊं तो बर्गर खाने के लिए मेरे पास और 20 रुपीज बचेगा, मैं 2 बर्गर खा लेता हूं। समझ में आ रहा है? यस यस सर। फिर सोचते हैं कि ना मैं क्या करूं, मैं खाऊं 6 गुपचुप खाऊं, 6 प्लेट गुपचुप खाऊं। तो यहाँ पे बर्गर खाने के लिए मुझे 4 बर्गर मिल जाएगा पैसा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, और भी आगे आप कर पाएंगे तो अच्छा है। मैं इतना ही करके आपको समझा देता हूं क्या है ये एमआरटी क्या होता है, एमआरटी क्या होता है और एमओसी क्या होता है, ये क्या होता है समझ देता हूं आपको। एक्स क्या हो रहा है, देखो कोई चीज को हम जब घटा रहे हैं, कोई चीज को हम कम करते जा रहे हैं, तो दूसरे सामान को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे सामान क्या हो रहा है, सर एक बढ़ घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, मनी कम है, तो आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा खाऊं किसको छोड़ूं। और आप दोनों को एक साथ कभी नहीं खा पाएंगे बराबर। आप आधा आधा करके खा सकते हैं, बाकी किसी को ज्यादा खाएंगे तो इसके लिए पैसा नहीं बचेगा। तो आपको वाई को खाना है तो एक्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा, और वाई को ज्यादा खाना है तो एक्स को कम करना पड़ेगा, या और एक्स को ज्यादा खाना है तो वाई को कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दोनों को आप ऐसे कर सकते हैं क्या, मैं 10 प्लेट गुपचुप भी खाऊंगा, 10 प्लेट बर्गर भी खाऊंगा, ये पॉसिबल है? क्योंकि 10 प्लेट को हिसाब में हो जाएगा 100 रुपीज, यह भी हो जाएगा 100 रुपीज। तो आपके पास है 100 रुपीज, ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है, किसी को पाने के लिए किसी को खोना पड़ता है, यह हमारा कंसेप्ट है। तो एमआरटी और एमओसी इज द सेम कॉन्सेप्ट। मूवी में जो डायलॉग सुने हैं, किसी को पाने के लिए किसी को खोना पड़ता है, यानी किसी सामान को आप ज्यादा खाना चाहते हैं तो किसी को कम करना पड़ेगा, है ना। घर में जब पैसा आता है, मम्मी बोल देते हैं इस बार अनुष्का का पढ़ाई में इस बार ज्यादा खर्चा होगा, तो हम जो दूसरे चीज में खर्चा करते हैं ना, थोड़ा कम कर देंगे इस बार। यानी आपके लिए खर्चा करेंगे तो वो दूसरे खर्चा को थोड़ा कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को एक साथ लेकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेस आर लिमिटेड। हम ये बचपन से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक स्टार्ट होने से हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब एक्स को ज्यादा खा रहे हैं कम कर रहे हैं, वाई को ज्यादा खा रहे हैं, या फिर वाई को ऐसा ऑपोजिट भी कर सकते हैं, वाई को जब कम करते जाएंगे एक्स को बढ़ाते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो भाई एमआरटी क्या होता है और एमओसी क्या होता है? एमओसी क्या होता है, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। और यहाँ पे ये होता है, एमआरटी क्या होता है, यूनिट ऑफ गुड्स। यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, देखो लिखा है यूनिट ऑफ गुड सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। यानी किसी को बनाने के लिए किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल ले लूं, देखो यूनिट ऑफ गुड सेक्रीफाइस्ड, यूनिट ऑफ गुड सेक्रीफाइस हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई करेंगे, क्योंकि हम एक्स को पहले लिए, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई। तो हम कितने, यहाँ पे देखो इसमें आ जाता हूं, ये पहले 8 था, 8 के बदले 6 आ गया, मतलब हम कितना सेक्रीफाइस किए, 2 प्लेट सेक्रीफाइस किए, तो 2 सेक्रीफाइस किए। तो दोनों को सेक्रीफाइस करने के लिए हम कितना मिला हमको, यहाँ पे 2 मिल गया, 2 प्लेट, 2 पीस बर्गर मिल गया, तो 2/2 = 1 हो सकता है, एमआरटी 1 हो सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी चेंज इन एक्स, एक्स पहले कितना था
x था 10, 10 से हो गया 8, 8 से हो गया 6। हम पहले से पूछूं यहाँ पे आपको एमआरटी कैसे निकलेंगे, देखो एमआरटी कैसे निकल, और एक टेबल बना देते हैं, कैसे निकल जाएगा, देखो कैसे निकालेंगे। ये था, ये क्या है, एमआरटी कैसे निकाला जाता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, और आप ऑपोजिट में लेंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। कैसे नहीं, आप मतलब चेंज, किसको कितने पाने के लिए कितना खोना पड़ता है। तो ये 10 था, 10 से कितना खोए, 2, या फिर दोनों छोड़ना पड़ा, तो इसके बदले हम कितना पाए, 2 पाए, तो हो गया 1। यस देखो फिर 8 था, फिर 6 से आया, यानी 2 छोड़े हम, कितना पाए, 2 से 4 आए, यानी 2 पाए, फिर हो गया 1। तो ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, दैट डजंट मैटर। एमआरटीज क्या होता है, मतलब कितने को पाने के लिए कितने को छोड़ना पड़ा, जो छोड़ना पड़ा वो ऊपर रहेगा, जो पाए वो नीचे रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है यस यूनिट ऑफ गुड सेक्रीफाइस, यानी कितने गुण हमें छोड़े, और यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कितने गुण हम पाए या फिर बनाए। तो यही चीज है, कितने चीज को हम छोड़े, कितने चीज को पाए, ये होता है एमआरटी, और इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज द रेट व्हिच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी इज सेक्रीफाइस्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। किसी गुड्स को सेक्रीफाइस करते हैं जिसको दूसरे चीज को बनाने के लिए किसी को खोना पड़ता है, वो चीज को हम दिखाते हैं एमआरटीज और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया? यस सर Yes, sir. इस चीज को ना फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे जब हम पढ़ेंगे, ये चीज पढ़ेंगे जब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पढ़ने की समझ में आएगा। तो ये पहले से मैं बोल दिया क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा आपको, है ना। यस सर तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सारे वीडियो यहाँ पे सेव होके रह जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो समझ में नहीं आया तो बार बार रिपीट करके उसको दिखो, और संदीप गार्ग बुक से पढ़ो, और चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके नोट्स भी बना लो, है ना। यस सर चलो तो आज के लिए इतना ही है। अभी क्लास बंद करें? यस सर Yes, sir.